जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं नवीद इफ्तिखार साहब। आप टीचर हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं और आपने एक अदारा एटम कैंप के नाम से भी जो है वो इस्लामाबाद में शुरू किया हुआ है, उसके को-फाउंडर हैं। और आज मैंने इनसे चाहा कि जिनसे बात की जाए कि पाकिस्तान में ये जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है वो क्यों प्रमोट नहीं हो पा रहा, यूथ भी है, अवाम भी है, सारा कुछ है, तो मसाइल किधर हैं? सबसे पहले तो नवीद साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जी, जी, साहब बहुत शुक्रिया बुलाने का, बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं आप अवेयरनेस रेज़िंग के लिए, इश्यूज़ को एनालाइज़ करने में। तो थैंक यू। मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है आपके साथ ये प्रोग्राम करना। बड़ी मेहरबानी। नवीद साहब ये सर बताइएगा कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी काम किया हुआ है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान में ये जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है, ये क्यों प्रमोट इस तरह नहीं हो पा रहा, जिस तरह भारत में या बाकी ममालिक में जहाँ पे जो आबादी है, जो यंग लोग हैं, वो ज़्यादा हैं। आप इसको कैसे देखते हैं इस इश्यू को? जी, बिल्कुल, चीमा साहब ये 2 इसको हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारा फ़ॉर्मल सिस्टम है, एक इनफ़ॉर्मल सिस्टम है। तो जो हमारे जो है वो गवर्नेंस का फ़ॉर्मल सिस्टम है, उसके अंदर जो है वो शुरू से उस सिस्टम ने एंटरप्रेन्योरशिप को कभी एनकरेज ही नहीं किया। तो उस सिस्टम ने एनकरेज किया है बड़े-बड़े सरमायादार को और बड़े-बड़े जागीरदार को और बड़े और ऐसे दौलतमंद या एलीट जो है वो उन्होंने तबके को हमेशा सपोर्ट किया है। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं है कि मेरे अब्बा जी ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी तो अब उसका मैं सीईओ बन गया हूँ। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि मैं एक नौजवान हूँ, मेरे पास आइडिया है, मैं वो आइडिया लेके आई हूँ या आया हूँ और उस आइडिया पे मैंने काम करना स्टार्ट किया है। मेरे आइडिया में इतनी स्ट्रेंथ थी कि उस आइडिया को लोगों ने पैसे भी दिए हैं। उस आइडिया से आगे बढ़ के मैंने एक बिज़नेस जो है वो कंपनी भी खड़ी की है। चाहे मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, वो स्टार्टअप जो है उसको बाद में किसी और ने खरीद लिया है या मैंने अपने स्टार्टअप को एज़ ए बिज़नेस बना लिया है। और एक ऐसा बिज़नेस बनाया है जैसे बिज़नेस में पहले जो लोग कर रहे थे वो और तरह कर रहे थे, मैंने और तरह से करने की कोशिश की है। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल आप कहें तो अगर पार्क व्हील्स आप सारे लोग गाड़ियाँ हम सारे अब उधर बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, तो देयर वाज़ अ टाइम हम सारे जाके शोरूमों के आगे खड़े होते थे। किसी ने सोचा कि भई ये उधर सारे लोग जाते हैं तो क्यों ना ऐड इधर लगा दें या कभी किसी दौर में आपने देखा अखबारों पे ऐड आती थी। तो ये हुँ, टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया। ये मैंने पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दी है। दुनिया में जाएँ तो उबर कैसे आ गई, दुनिया में जाएँ तो अमेज़न कैसे इवॉल्व हो गया। अगर आप दुनिया के तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप देखें ग्लोबली तो गूगल कैसे इमर्ज हुआ कि हर उन्होंने जब बना रहे थे उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा सर्च इंजन बनाएँगे कि वो हर सवाल का जवाब देगा दुनिया में। और आज वो दे रहा है हर सवाल का जवाब। तो नो दिस इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है जब से पाकिस्तान बढ़ा कि हमने कहा कि किसको मैंने घी की फैक्ट्री बनाने देनी है, किसको मैंने जो है वो सीमेंट की फैक्ट्री देनी है। जो कोई पॉलिटिशियंस थे, कोई पॉलिटिशियंस का रिश्तेदार था, कोई टॉप ब्यूरोक्रेट था। आप पुरानी हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं, वहाँ से बात स्टार्ट होती है। कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कोई करता था, वो बाद में जो है वो आ गया, लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोग वही रहे जो नस्ल दर नस्ल पहले जागीरदारी निज़ाम में थे, वहाँ से पैसे निकाले और आके शुगर की फैक्ट्री लगा ली, फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लगा ली। तो एक तो हमने इस सिस्टम के अंदर जो है ना, मतलब वो डिस्करेज कैसे करते हैं, डिस्करेज ऐसे कि आपने बैंक में लोन लेने जाना है। आप एक नौजवान हो, आपके पास आइडिया है, आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, बैंक कहेगा आपकी प्रॉपर्टी किधर है? प्रॉपर्टी दो। अच्छा, अब वो बड़ी कॉर्पोरेशन वाला तो मॉर्टगेज रखा लेगा, ठीक है? आपने उसके बाद एफबीआर से डील करना है, आपको बहुत बड़े-बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए जो डील कर सकें, अब आपके पास पैसे इतने नहीं हैं, वो एफबीआर के टैक्सेस बढ़ जाएँगे। तो एक ये फॉर्मल सिस्टम है जो ना हमें पैसे रेज़ करने देता है, ना हमें लोन लेने देता है, हमें टैक्स के मसलों में उलझा के रखता है। हमें जो है वो हमने रेंट पे जगह लेनी है, वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, ठीक है? हमें कोई बिज़नेस कारोबार करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं है। अगर हमारे साथ किसी ने फ्रॉड कर लिया, किसी ने हमसे माल खरीदा, उसने कहा कि भई जा काम कर जाके, कोई पैसे-ऐसे नहीं है। तो मैं क्या करूँ? ठीक है? अब या तो मेरे भी कोई 2-4 ऐसे जानने वाले हों, जिनको हम पंजाबी में डंडे-सोटे वाले कहते हैं, तो जाके मैं पैसे निकलवा लूँ, अगर नहीं है तो सारी उम्र दालतों के चक्कर लगाते रह जाएँ। ये है फॉर्मल सिस्टम।
तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये हमारा फॉर्मल सिस्टम किसी भी स्टेज के ऊपर किसी नौजवान मर्द औरत को बिजनेस करने का डिस्करेज करता है। और ये जो है पहली बात। दूसरी बात आती है इनफॉर्मल सिस्टम। हमारी मुआशरा, हमारी सोसाइटी ने बड़ा उम्र देखा ब्रिटिश राज की नौकरियां करते हुए हमारे लोगों को। और अगर आप पीछे हिस्ट्री में भी चले जाएँ इंडो कॉन्टिनेंट में, तो आपको ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदू बिज़नेस करते हुए नज़र आते थे, मुसलमान जनरली कम बिज़नेस करते थे। और उसके बाद भी हमने देखा कि नौकरियाँ ब्रिटिश राज में करना एक बहुत बाइसे फ़ख्र बात थी। तो हमारी वो हिस्ट्री वो चलती आई। तो हमने अपने बच्चे जो हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो कभी बच्चे को छोटा होते शुरू होते हैं, तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू पायलट बनेगा, तू फ़ौजी अफ़सर बनेगा, तू कमिश्नर बनेगा, ठीक है? ये कभी नहीं आपने कभी सुना होगा हमारी सोसाइटी में किसी ने कहा हो तू बड़ा होके बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बनेगा या औरत बनेगी। तो अब यहाँ से एक सोसाइटी जो है वो डिस्करेज करती है इनफॉर्मली। स्कूल के अंदर जाते हो, कॉलेज के अंदर जाते हो, वहाँ एंटरप्रेन्योर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। हर कारोबार करने वाले को, प्रॉफ़िट वाले कमाने वाले शख्स को बेईमान कहा जाता है। वहाँ से बात आगे बढ़ती है तो जो पाकिस्तान के मुआशरे में सबसे बड़ा मसला और वो देसी जिसको हम कहते हैं मैरिज मार्केट में ये होता है कि अगर आपकी अच्छी नौकरी है, आपने सीएसएस कर लिया है, आप फ़ौजी अफ़सर बन गए हो, आप मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए हो, तो आपको रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आप जो है ना छोटा-सा कारोबार कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, रोज़ दिहाड़ी पता नहीं है आज कुछ आया है, कल कुछ आया है, नहीं आएगा, किसी को बता नहीं सकते मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको रिश्ता भी नहीं मिलेगा। तो मतलब हर फ़ॉर्मल, इनफ़ॉर्मल दोनों स्टेज के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप हमारे मुआशरे में डिस्करेज की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिस्करेज की जाती है। अच्छा, मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सालाना जो है 2,90,000 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, वो पाकिस्तान की 190 यूनिवर्सिटियों से फ़ारिगुल तहसील होते हैं। कुछ सवा 3 लाख लोग के करीब जो लोग हैं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हासिल करते हैं। तो ये मैन पावर जाती कहाँ पे है? और अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को मैं देख रहा था, जिसने पाकिस्तान को दुनिया के 137 ममालिक से 122 नंबर पे रैंक किया इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और इंडिया जो है वो आई थिंक 69 पे है और पूरा मिडल ईस्ट। तो ये लोग जाते कहाँ पे हैं? ये मतलब व्हाई वेयर आर दे? ये अगर 5 लाख बंदा सालाना बाहर आ रहा है, तो ये कहाँ पे जा रहा है? क्या सिस्टम के अंदर जान नहीं है जो इनको सक इन नहीं कर पा रहा? आइडिया नहीं है, पैसा नहीं है, मसला क्या है? ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। इसमें 2-3 मसले हैं। 2 मसला ये है कि वो जहाँ से निकल रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ ने कभी उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाया ही कुछ नहीं है। कभी उन्होंने इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए तैयार ही नहीं किया। उनको जो है वो छापा मारने के लिए, रट्टा लगाने के लिए तैयार किया, उन्होंने प्रोड्यूस किए, नंबर आ गए, अच्छे आ गए, प्रोड्यूस किए। लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटियों के अंदर अब यूनिवर्सिटियों ने स्टार्ट किया इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन एक इंतहाई आप कह रहे हैं कि एक छोटा-सा सेगमेंट है उस स्टूडेंट बॉडी का जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंटरेस्टेड होता है। अगर आप इसको कहें कि अगर आप बड़ा भी इसको मेरा नहीं ख़्याल कि 1% से ज़्यादा लोग इवन ट्राई भी करते हैं। ये जो पर्टिकुलरली ये जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो जितना भी कारोबार मुल्क में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ये ज़्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो नहीं इतना पढ़े हुए। ठीक है? या तो वो नस्ल दर नस्ल कारोबार चल रहे हैं या लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो कोई वोकेशनल पे लग गया है, कोई उसने बचपन से काम करना स्टार्ट कर दिया। मसलन आप ये इमेजिन करें, मैं सब लोगों को कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है, वो भी बुरी बात नहीं होती। अगर आप थोड़ा-सा इमेजिन करें कि दिन में आपका इंटरैक्शन किधर-किधर होता है, जब आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है। मसलन आप गाड़ी मरम्मत कराने गए हैं, आप वर्कशॉप गए हैं। वो वर्कशॉप वाला कौन होता है? वो होता है जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया हुआ। ठीक है? आप फ्रूट और सब्ज़ी लेने जाते हैं, वो कौन होता है? जो कभी नहीं यूनिवर्सिटी गया हुआ। ठीक है? आप कपड़ों की दुकान पे जाते हो, वहाँ सेलमैन कौन होता है? जो कभी नहीं यूनिवर्सिटी गया हुआ। तो आप इमेजिन करें ये जितने पढ़े-लिखे लोग हैं ना, वो ना कारोबार में इन्वॉल्व हैं, ना इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। उसकी रीज़न वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने फर्दर उनको ख़राब किए हुई हैं उनकी स्किल्स। ये सारे लोग जो हैं ये बहुत अंडर जो है वो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत अरसा लंबा अरसा वेट करते हैं कोई अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत थोड़ों सौ को अच्छी जॉब मिलती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो इधर रह जाते हैं वो बहुत ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं, कोई कॉर्पोरेशन में कुछ अच्छी जॉब्स वाले चले गए, कोई छोटी जॉब्स में।
लेकिन कारोबार स्टार्ट करने की तरफ वो हिम्मत करना जो है, वो नौजवानों को वो सिखाया नहीं जाता, एनकरेज नहीं किया जाता, सोसाइटी डिस्करेज करती है। घर वाले अगर कोई कारोबार शुरू कर दे, उसको कहते हैं कि भई नहीं तू जो है ना नौकरी, अगर हमसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, हम क्या बताएँ? वो देखो उसका बेटा जो है वो ये बन गया था, उसका बेटा ये बन गया था। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हुए ना बड़ा टफ टाइम होता है कुछ कुछ अरसा। फिर फिर जो सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ प्रमोट होती है ना, जिन कंट्रीज़ के जिन रैंकिंग्स की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये होता है कि वहाँ फेलियर्स जो हैं उनको भी एम्ब्रेस किया जाता है। जब आप कारोबार करते हो तो आप फेल भी होते हो। कई दफ़ा लोग मल्टीपल टाइम फेल होते हैं। और वो फेलियर जो है उससे लर्न करते हैं लोग। अच्छा, हमारे यहाँ अगर कोई एक ये जो इनफॉर्मल हमारी नॉर्म्स होती हैं, ताने देना, लोगों को बातें कसना, अगर कोई एक फेल हो जाए तो उसे कहेंगे मतलब ये देखा है ये चला था बिज़नेस करने, ये चली थी, इसको क्या पता कैसे होता है, हम कहते थे नौकरी कर लो। अच्छा, तो वो ये वाले जो सारे इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं, ये भी डिस्करेज करती हैं। और अच्छा, अगर आप करना चाहें बिज़नेस, आपने जो है वो कोई अगेन आई वुड से कि आपने कहीं ऑफ़िस रेंट पे लेना है, वो बहुत महँगा मिलेगा। आपको पैसे चाहिए, घर वाले तो नहीं देंगे। अच्छा, मार्केट दुनिया में क्या होती है? दुनिया में मार्केट ये है कि आपका अच्छा आइडिया है और आपने वेंचर फंड रेज़ कर लिया है। अगर वेंचर फंड नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इतनी सर्विस है कि मार्केट में डिमांड है। अच्छा, फिर एक मार्केट हमारी का मसला, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम क्वालिटी सर्विस नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं पैसे बहुत थोड़े दूँ, थोड़े दें और क्वालिटी के लिए प्रीमियम नहीं कोई पे करना चाहता। तो जो कोई अच्छा पढ़ा-लिखा नौजवान जो है वो आके कोई अच्छी सर्विस देना चाहे तो उसको कहते हैं देखें ये वाली चीज़ तो वहाँ भी मिल रही है, ये तो बहुत सस्ती मिल रही है। तो दे डोंट अंडरस्टैंड द क्वालिटी एस्पेक्ट। तो हुँ। मार्केट में डिमांड के भी इश्यूज़ हैं। सप्लाई साइड से स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है। फिर इनफॉर्मल जो है वो मार्केट में वो नहीं है, फिर एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है। तो ये कपल ऑफ दीज़ थिंग्स हैं जिनकी वजह से ये होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएँ, मैं ये एक्सेस टू फाइनेंस क्यों नहीं है? आप क्या समझते हैं? हमारे पास जो है बैंक पैसा नहीं देते, यूनिवर्सिटियाँ कोई इस तरह का मॉडल नहीं क्रिएट करती, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्रिएट नहीं करते। घर वाले जो हैं वो तो चलो ठीक है, आपने घर वालों पे बड़ा फ़ोकस किया है कि वो तो ठीक है, पेरेंट्स की मजबूरी होती है, दिखाना होता है भाई उनका एक बच्चा है, वो मार्केट में आया है, लोग सवाल करेंगे, वो एज इस तरह की होती है कि वो एक्सपेक्टेशंस और वो सारा कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन जो सिस्टम है, मुल्क जो है, और उसके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ खड़े होते हैं इस इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। हम बड़े देखते हैं कि इमरान खान साहब इन्होंने कहा जी कामयाब नौजवान प्रोग्राम फलाना आया, तो उसमें मैंने देखा कि वो सारे सब्जियां लेके और फ्रूट लेके जो रेड़ियां उनको लगा दी, मोटरसाइकिल आगे लगा के। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है फाइनेंस जनरेट करने के लिए? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सुना था लम्स में वो देते हैं, कोई पैसा देते हैं किसी को, कोई आइडिया लेके आए, जो यहाँ पे where does the financial institutions पाकिस्तानी और स्टेट कहाँ खड़ी हुई है in terms of giving money to the youth? देखें, एक तो बात ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका बहुत छोटा रोल, उनका रोल उसको स्किल डेवलप करना है। यूनिवर्सिटी का रोल फाइनेंसिंग में इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाती। यूनिवर्सिटीज़ ने उस काबिल बनाना होता है कि कोई बंदा फाइनेंस रेज़ कर सके। तो वो वाला काम तो यूनिवर्सिटी का हो गया। उसके बाद जो है वो 2-3 मेन तरीके होते हैं फाइनेंस के। फाइनेंस में उसको हम एक क्रेडिट कहते हैं, एक इक्विटी कहते हैं, ठीक है जी? तो क्रेडिट ये है कि आपने लोन चाहिए। अच्छा, आपका आइडिया अच्छा है, आपके बिज़नेस में जान है, तो आपको लोन मिलना चाहिए। लोन देने वाले जो हैं, वो उनको हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। इसी तरह कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो लोन्स वगैरह कुछ बिज़नेसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। दूसरा दर्जा आता है इक्विटी का। इक्विटी वो होती है कि जहाँ पर आप शेयर होल्डिंग, आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज में चले गए हैं, आपकी कंपनी ऐसी है कि आप वहाँ से जाके लोग आपके शेयर खरीद लेते हैं। तीसरा तरीका जो है, वो वेंचर फंडिंग का है। जिसमें आजकल मौजूदा दौर में टेक स्टार्टअप्स में वो ज़्यादा राइज है कि जिसके अंदर कुछ लोगों ने मिल के अपने पैसे जमा करके एक फ़ंड बनाया हुआ है। उस फ़ंड से अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके स्टार्टअप में इक्विटी ले लेते हैं या उनके रेवेन्यू के साथ शेयरिंग कर लेते हैं और वो ये मॉडल होते हैं। अब गवर्नमेंट का काम, जो सिस्टम की आपने बात की है, सिस्टम का काम या स्टेट जैसे ये लोन्स देती है, ये लोन से कुछ भी नहीं होता। ये बड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, पॉलिटिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये आपने कभी पीली टैक्सी भी सुनी होगी, कभी वो आ गया है, कभी ये आ गया है। इससे कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया था कि सिस्टम क्या है? तो रियासत का काम जो है वो सिस्टम बनाना है, जिस सिस्टम के अंदर सबको मौका मिल सके।
अब सिस्टम हमारा क्या है, ना बैंकिंग का अच्छा है, ना इक्विटी का अच्छा है, ना वहाँ अच्छा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमारे बैंक्स जो हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। एंटरप्रेन्योर्स को कर्ज़ा देना रिस्की काम होता है। वो सेफ खेलना चाहते हैं और उनका हमारा सिस्टम ऐसा बनाया गया हुआ है उन बड़े-बड़े लोगों के लिए कि वो रेंट्स लेते हैं। इस वक़्त बहुत बड़ी जो साइज़ है, जो फाइनेंस का जो उनके पास अवेलेबल होता है, वो गवर्नमेंट खुद कर्ज़ा ले लेती है बैंकों से और एक बड़ी पाई जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है। अब गवर्नमेंट अपना डेट स्पॉन्सर करती है बैंक से कर्ज़ा लेके और वो सेफ होता है चूँकि सॉवरेन गारंटी होती है। तो यस। हर बैंक ये चाहता है कि उसे कुछ ना करना पड़े। मसलन अगर किसी को कर्ज़ा देना है तो उसकी बैलेंस शीट्स देखनी पड़ेंगी, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसको ढूँढना पड़ेगा, इंक्वायरियाँ करनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भई ये जो है ना वो बैंक चाहते हैं आराम से गवर्नमेंट को कर्ज़ा दें और फ़ारिग बैठे रहें। उसकी सबसे अच्छी मिसाल मुल्क में क्रेडिट कार्ड्स का ना होना है। आप यस। देखें कि पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड्स लेना इतना बड़ा अज़ाब है और वो क्यों इतना अज़ाब है? चूँकि वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते और उनके लिए इतना बड़ा इंसेंटिव गवर्नमेंट की मनी है। जो पैसा वहाँ से बचता है, उसके बाद जो है वो ये अच्छा वो सॉवरेन गारंटी होती है, चाहे वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ को लोन देते हैं, चाहे डायरेक्ट ट्रेज़री को देते हैं, उनके बॉन्ड्स में लेते हैं। उसके बाद बारी आती है बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस की। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई शुगर की बड़ी मिल है, कोई फर्टिलाइज़र की बड़ी मिल है, कोई टेक्सटाइल की बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, उनको पैसे चाहिए रॉ मटेरियल लेने के लिए, मशीन अपग्रेड करनी है, अब उनको ये कर्ज़े दे देंगे, ठीक है? उसके बाद बहुत छोटा-सा कर्ज़े की एक मिकदार होती है जो एग्रीकल्चर में जाती है, किसी दौर में गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती थी या गारंटी करती थी, जितनी कुछ ज़्यादा चली जाती थी, अदरवाइज़ स्टेट बैंक उन्हें कहता रहता है लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार है जो कर्ज़ों की आज भी एग्रीकल्चर में जा रही है। तो जो नया एंटरप्रेन्योर है, जो एसएमई का लोन है, जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ कहते हैं, वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है हमारे साइज़ में। और उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि बैंक्स जो हैं वो उनको उनके लिए सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो सारे जो हैं वो प्रॉफ़िट्स कमा रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट टेकिंग रिस्क्स। तो पहला ये एस्पेक्ट है। आप स्टॉक मार्केट में आ जाएँ, स्टॉक मार्केट हमारी इतनी अंडर परफ़ॉर्मिंग है कि पूरे पाकिस्तान में आपने नंबर ऑफ पीपल बताए हैं, 220 मिलियन के लोग हैं और 700 कंपनियाँ हैं जो इस वक़्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उन 700 में से भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं काफ़ी सारे, उसमें काफ़ी सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ हैं और बाकी सारी ये बड़ी-बड़ी टेक्सटाइल की और बड़ी शुगर की, फर्टिलाइज़र की ये कंपनियाँ हैं। अच्छा और वहाँ पर चंद एक प्लेयर हैं जो मार्केट में बहुत डोमिनेट करते हैं, वो आप सुनते रहते होंगे वो एक ग्रुप डोमिनेट कर जाता है, दूसरा करता है, कभी मार्केट क्रैश कर जाती है। कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं है किसी को भी। ना कोई कंपनी वहाँ जाना चाहती है और ना ही कोई शेयर होल्डर वहाँ जाके इन्वेस्टर जो है वहाँ जाके शेयर खरीदना चाहता है, तो वो भी मार्केट बंद हो जाती है। वेंचर फंडिंग इस मुल्क में जो है वो अभी अपॉर्च्युनिटी थी टेक स्टार्टअप्स में, अभी वेंचर फंड्स आगे हुए हैं, दे आर इन्वेस्टिंग पार्शियली। अभी जो पिछले साल, उससे पिछले साल कोई $300 मिलियन डॉलर के आसपास जो है, बट इट्स अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट स्टिल, बट अ गुड साइन। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट इस तरह से फंसाती है उनको कि कोई वेंचर फंड भी नहीं आना चाहता। मसलन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा कि जितने पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, जिनको वेंचर फंडिंग मिली भी है, उनको वेंचर फंड्स कहते हैं कि अपना बैंक अकाउंट, अपनी कंपनी इस मुल्क से बाहर रजिस्टर करवाएँ। अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है कि इस मुल्क के अंदर पैसा आना, पैसा ले जाना बैंकिंग चैनल ने इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि कोई बाहर का बंदा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो वो अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? जब वो वेंचर फंडिंग सपोज़ आज एक एक कंपनी है, बाहर का वेंचर फंड है, वो मेरे स्टार्टअप में $100 मिलियन इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब मेरा स्टार्टअप जो है उससे प्रोडक्ट अच्छी बनाता है, वो प्रोडक्ट बाद में दुनिया में चली जाती है, उसको गूगल कल को जो है वो मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरी जो कंपनी पहले रेज़ हुई उसमें कहा जी ये $300 मिलियन की कंपनी है। सपोज़ $100 मिलियन किसी ने क दे दिया मुझे कि उसने कहा जी 1/3 मेरा शेयर है और ये जो है ये क कंपनी में अच्छा मैंने प्रोडक्ट बनाई, मैंने सारी की और अगले दिन मेरी कंपनी जो है अगले दिन से मुराद साल 2 साल में वो बिलियन डॉलर पे पहुँच गई। बिलियन डॉलर पे पहुँची, मेरा वो जो 100 मिलियन था वो कितना हो गया 1/3 मेरा हो गया 300 साढ़े 300 मिलियन डॉलर। अब मैं अपना साढ़े 300 मिलियन डॉलर सपोज़ निकाल के साल डेढ़ साल बाद वापस ले जाना चाह रहा हूँ। ये उसको इतना फंसाएँगे चक्करों में कि वो रो पड़ेगा इधर और वो कहेगा कि ये इसको कहेंगे तू मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू पैसे ले जा रहा है। अब फ़ॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल आ गए हैं, मुल्क नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, डॉलर बाहर नहीं जाने देने हैं।
ऐसे नहीं होना। तो ये लोगों ने अब ढूँढ लिया हुआ है कि भई आप अपना अकाउंट ही बाहर बनाओ और हुँ, वहाँ से पैसे जो है जितने-जितने चाहिए उतने-उतने मँगवाओ। पैसे बाहर पड़े होंगे, कंपनियाँ बाहर रजिस्टर हो रही हैं, सिंगापुर में, दुबई में, अमेरिका में इस वक़्त। और ये वो कल्चर की वजह से, चूँकि ये पैसों का जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम, जिस मुल्क में बैंक अकाउंट खोलना इतना मुश्किल बना दिया जाए, जिस मुल्क में पैसे ट्रांसफ़र करना इतना मुश्किल हो, हर एक आपने देखा होगा क्यूआर कोड फ़ोन में, आप भी अभी बाहर गए हुए थे, हर बंदा अपना कार्ड ऐसे स्कैन करता है, पेमेंट करता है और किसी को कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो है, किसी को बैंक ना क्रेडिट कार्ड देते हैं, ना हुँ। ये फैसिलिटी देते हैं और लिहाज़ा हर बंदा जेब में पैसे भर-भर के घूम फिर रहा होता है। बिल्कुल सही आपने पोर्ट्रे किया। तो डॉक्टर साहब अब आप तो इंटरनेशनली पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पढ़े हुए हैं और बल्कि बाइडेन के पब्लिक पॉलिसी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो बताएँ इसका हल क्या है? फ्रॉम वेयर जाना कहाँ पे है? ऐसे कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। ये जो आपने जो खतरात और जो मामलात बयान किए हैं, ये तो वाक़ई बड़े खतरनाक हैं। सो हाउ टू कैसे निकलें यहाँ से? देखें 2 एक मैं आपको कह सकता हूँ कि पॉलिसी ये बनाएँ, वो बनाएँ, ये आप पहले भी सुनते रहते हैं। मैं भी सारी उम्र इसी में गुज़ारी हुई है, हर किसी को मशवरे देते हुए कि ये कर दें, वो कर दें। आपको पता कुछ भी नहीं होता। मैं जो भी आज बड़ी भी अच्छी पॉलिसी बता दूँगा, कुछ भी नहीं होना। अच्छा, द रीज़न इज़ मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो कलेक्टिव डिमांड है ना अपने राइट्स की, वो अवेयरनेस नहीं है हमें, यस। ठीक है? तो हम सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट को कहते हैं बड़ी मेहरबानी आप ये कर दें, बड़ी मेहरबानी आप ये कर दें, इस सिस्टम को ठीक कर दें। ये बड़ी मेहरबानी से दुनिया में आज तक कभी किसी स्टेट ने कुछ ठीक नहीं किया। ये हुँ। जब भी कभी स्टेट ने कुछ अच्छे काम किए, वहाँ के लोग उठ के खड़े हुए अपने राइट्स के लिए, उन्होंने लोगों से डिमांड किया। हमारे यहाँ अनफॉर्च्यूनेटली हम सारे अपने किसी भी फ़ेवरेट लीडर को बचाने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको उठाने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। हम में से कभी कोई इस बात पे सड़कों पे नहीं आया कि इस मुल्क का बैंकिंग का निज़ाम ठीक करें। हमारे हुँ, ये जो नौजवान साढ़े 3 लाख निकल रहे हैं, ये कभी साढ़े 3 लाख निकल के खड़े नहीं हुए कि इस मुल्क के अंदर क्यों उनके लिए जो है हाउसिंग नहीं है, क्यों उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के मौके नहीं हैं, ठीक है? हुँ, तो जो एंटरप्रेन्योर्स पूरी दुनिया में हैं, उन्होंने स्टेट से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सिर्फ़ अपनी पॉलिसी प्रपोज़ल्स दे के नहीं चीज़ें ठीक कराते। वो लॉबिंग ये करते हैं कि वो गवर्नमेंट से अपने राइट्स लेते हैं। हुँ, हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हर बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर से निकल के रियल एस्टेट डेवलपर बन गया हुआ है, ठीक है? और उनको भी इंटरेस्ट इसमें कोई नहीं है किसी को बिज़नेस में। वो भी ये सारे चाहते हैं कि जिसको बड़ी फैक्ट्री थी, उसने जो है वो पैसे साथ पे जो है रियल एस्टेट की एक हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट कर दी हुई है। जिसकी छोटी फैक्ट्री थी, उसने जो पैसे फैक्ट्री में मशीन अपग्रेड करने पे लगाने थे, उसने एक कॉर्नर प्लॉट ले लेके बेचना शुरू कर दिया हुआ है 2 साल में। तो जितने पैसे वो प्लॉट देता है, उतने फैक्ट्री नहीं देती है। तो हुँ, एक तो हर बंदे ने जो है ना हाथ हथियार फेंक दिए हुए हैं इस मुल्क में। हर बंदा वो टैलेंटेड जो है या बंदी है, वो चाहती है इस मुल्क में कारोबार चूँकि होना नहीं है, वो इस मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाएँ। ठीक है? अगर यही हालात रहे आप भी अमेरिका गए हो, मैं भी अभी गया हुआ था, सिलिकॉन वैली में देखें बेशुमार पाकिस्तानी हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ रन कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उन्होंने डेवलप की हैं, बेची हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियाँ बनाई हैं और लेकिन वो पाकिस्तान में रह के ये सारा कुछ नहीं कर सकते थे। हर वो टैलेंटेड आदमी इस मुल्क का जिसको पता है उसमें पोटेंशियल है, वो इस मुल्क को अब छोड़ना चाहता है। तो दूसरी बात जो है जो जो हैं इधर लोग वो रेंट सीकिंग में इन्वॉल्व हैं। वो स्टेट के साथ मिलके हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे कमाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि करने के काम क्या हैं? करने के सबसे पहला काम है आपके मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम ठीक होना चाहिए। ठीक होने से मुराद ये है कि उस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपने उनको रिस्क टेकिंग की तरफ जो है वो पुश करना है। उनको आपने जो है वो पैम्पर किया हुआ है बैंक्स को उस पैम्परिंग से निकालना है आपने और आपने उनको ले अब ये काम करने वाला है। लेकिन वो बैंक्स भी बड़े तसल्ली में बैठे हुए हैं, वो भी नहीं निकलना चाहते। उसके बाद दूसरा काम जिसको मैं करता हूँ हमारे सिटीज़ का, मैं सबको बताता हूँ कि सिटीज़ जो होते हैं वो इंजन्स ऑफ ग्रोथ होते हैं। आप अमेरिका में हर जगह जाएँगे, आपको पता है कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी बनती है ना, तो उसके इर्द-गिर्द बेशुमार प्राइवेट हॉस्टल बन जाते हैं। चूँकि वहाँ यूथ उनको पता है कि ये यूथ आएगी, इसने रहना है, इसने पढ़ना है इधर, उनके लिए स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, उनके लिए 2 कनाल का घर नहीं चाहिए।
ठीक है? हुँ, उनको एक छोटा-सा भई डिसेंट सा कमरा चाहिए जिसके अंदर किचन हो, जिसके अंदर वॉशरूम हो और वो बैठ के उसमें गुज़ारा। इस इस्लामाबाद के अंदर 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप मुझे बताएँ इस इस्लामाबाद में कितने प्राइवेट हॉस्टल्स हैं? अगर किसी ने कारोबार करना है, कुछ करना है, किसी और शहर से है, बड़े शहर में आके रहना चाह रहा है, कोई कहाँ रहेगा आके? उनके रहने की भी जगह नहीं है। तो मतलब ये कंट्री इज़ नॉट फ्रेंडली विद यूथ, ठीक है? अगर यूथ में अभी मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, अगर आप औरतों पे आ जाएँ तो और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। तो हुँ, लिहाज़ा ये जो है इस वक़्त मुल्क के अंदर जो है, ये जो सारे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें ठीक कर दी जाती हैं। हमारी पॉलिसीज़ के अंदर देयर इज़ एवरीथिंग फॉर बड़े बिज़नेसमैन और देयर इज़ नथिंग फॉर छोटे बिज़नेसमैन। आप एजुकेशन सिस्टम पे आ जाएँ, एजुकेशन सिस्टम रिफ़ाइन होने वाला है। जिस तरह आप पॉलिटिशियंस और जिस तरह बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स को आप कहते हो ना कि उन्होंने अपने मफादात के लिए सिस्टम बनाया हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसरों ने अपने लिए ये मफादात में सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने यूनिवर्सिटियों ने हाउसिंग सोसाइटियाँ शुरू की हुई हैं। उनके घर जाके देखें, आप कमिश्नरों के घर भूल जाएँगे। तो मतलब ये जो सारा जो है, आप भी उस बिरादरी से हैं, मैं भी उस बिरादरी से हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटियों को भी तो क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी ना, अपनी स्किल मैं डेवलपमेंट ठीक करनी पड़ेगी। तो सही यूनिवर्सिटी ठीक होने वाली है, बैंकिंग ठीक होने वाला है, लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए किसी कंसल्टेंट की रिपोर्ट से ठीक नहीं होना, किसी जो है वो ये अखबार के कॉलम से ठीक नहीं होने वाला। ये नौजवानों को अपने राइट्स लेने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, डिफरेंट थिंक टैंक्स, डिफरेंट फोरम्स। तो मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ व्हाट वेयर वी नीड मोर एक्टिविटी, मोर यूथ एंगेजमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एंगेजमेंट करनी है यूथ से, जिन्होंने मुस्तकबिल सँभालना है। और ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये सारा टाइम अपने आप को ही प्रोटेक्ट करते रहते हैं और अपने इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच नवीद इफ्तिखार साहब, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके एंड इट वाज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी एंड दोज़ हू विल वॉच दिस सेगमेंट। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, बड़ी थैंक यू मेहरबानी। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।